नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बीए 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 का यह हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है। आज हम लोग इसी प्रश्न पत्रों के उत्तर पर चर्चा करेंगे। यह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा कराई गई परीक्षा है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 1 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन हिंदी के प्रचार प्रसार से संबद्ध है। ईसाई मशीनरी, आर्य समाज, महात्मा गांधी, उपरोक्त सभी। तो इनमें देखिए हिंदी के प्रचार प्रसार से आपका ईसाई मशीनरी भी रहा है, आर्य समाज भी है, महात्मा गांधी भी रहे हैं। तो इस आधार पर आपका ये उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सही संयोजन बताइए। ब्रज, दरभंगा, मगही, गया, बघेली, बुंदेलखंड, मराठी, जयपुर। तो इनमें देखिए जो सही संयोजन है ये आपका बघेली बुंदेलखंड में बोली जाती है। तो यही इसका बिल्कुल सही संयोजन है। तो इस आधार पर ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन देवनागरी लिपि सुधार कार्य से संबद्ध नहीं है। महात्मा गांधी, काका कालेकर, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू। तो इन चारों में देखिए कि महात्मा गांधी भी हैं, देवनागरी लिपि सुधार से संबंधित हैं, काका कालेकर भी हैं, विनोबा भावे भी हैं, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू हैं ये देवनागरी लिपि सुधार कार्य से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं संविधान किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई है। अनुच्छेद 340 में, अनुच्छेद 344 में, अनुच्छेद 343 में, अनुच्छेद 347 में। तो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक है ना, 343 से लेकर के 351 तक जो है कि हिंदी को राजभाषा की मान्यता के रूप में वर्णित किया गया है। आगे अब हम लोग चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन है देवनागरी लिपि विकसित है ब्राह्मी लिपि से, गुरुमुखी लिपि से, फारसी लिपि से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए आपका ये जो ब्राह्मी लिपि है इसी से देवनागरी लिपि विकसित हुई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 6ठे नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नागरी लिपि के सुधार एवं संवर्धन हेतु निम्नलिखित संस्थाएं अग्रसर रहीं। राष्ट्रभाषा परिषद, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका 6वें नंबर का, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो राष्ट्रभाषा परिषद, हिंदी साहित्य सम्मेलन और आपका नागरी प्रचारिणी सभा, ये तीनों जो है कि आपका नागरी लिपि के सुधार और संवर्धन से संबंधित संस्थाएं हैं। आगे हम लोग चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन नासिक की ध्वनि है। तो ड़, ञ, ड़, ङ, न, उपयुक्त सभी। तो इन तीनों में ये तीनों ही नासिक के हैं, यानी कि इन तीनों का उच्चारण जो है कि न से होता है। तो जितने पंचमा अक्षर होते हैं ना, पंचमा अक्षर जितने भी पंचमा अक्षर होते हैं ये सभी नासिक के होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में। तो इसमें देखिए कि जो देवनागरी लिपि है इसका सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में मिला था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर का। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देवनागरी लिपि की विशेषता है व्यवस्थित ढंग से निर्मित, ध्वनियों का क्रम वैज्ञानिक, छपाई एवं लिखाई का एक ही रूप, उपयुक्त सभी। तो इन चारों में आपका जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तिलक टाइप क्या है। टाइप राइटर का नाम है या 190 टाइपों का एक फॉन्ट है। टाइप का प्रकार इनमें से कोई नहीं। तो जो तिलक टाइप है यह 190 टाइपों का एक फॉन्ट है। तो ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अभी 11 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं हिंदी की लिपि है संस्कृत, देवनागरी, पाली या रोमन। तो हिंदी की जो लिपि है ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देवनागरी, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग संयुक्त वर्ण है छ, त्र, स्र, उपयुक्त सभी। तो ये देखिए ये सभी क्या हैं, संयुक्त वर्ण हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं
लिपि सुधार समिति का गठन हुआ था 1945 में, 1946 में और 1947 में और 1948 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, लिपि सुधार समिति का गठन 31 जुलाई 1947 ईस्वी को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 31 जुलाई 1947 को। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, भोजपुरी का संबंध है किससे है? मारवाड़ से, नेपाल से, असम से या भोजपुर से? तो ये भोजपुर से भोजपुरी का संबंध है। ये भोजपुर जो है कि बिहार का एक ज़िला है ना, बिहार का एक ज़िला है और इसी ज़िले के भोजपुर के नाम पर ही भोजपुरी का नाम रखा गया है। आगे अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर के सवाल पर। भोजपुरी बोली जाती है गाजीपुर में, बलिया में, बनारस में, उपयुक्त सभी में। तो भोजपुरी देखिए ये सभी जगहों में बोली जाती है, जो विकल्प के रूप में दिया गया है। तो गाजीपुर में भी है, बलिया में भी है और बनारस में भी बोली जाती है भोजपुरी। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल देखते हैं अब हम लोग। रामचरितमानस किसकी प्रसिद्ध कृति है? तुलसीदास, वाल्मीकि, केशव और कबीरदास। तो रामचरितमानस ये जो प्रसिद्ध कृति है ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, ये तुलसीदास जी का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तुलसीदास। 17 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। भिखारी ठाकुर ने किस बोली में रचनाएं की? बंगला में, मगही में, भोजपुरी में, हिंदी में? तो ये देखिए भोजपुरी में भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी में अपनी सभी रचनाएं की हैं और ऐसा माना जाता है कि भिखारी ठाकुर भोजपुरी भाषा के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं और इन्हें मतलब भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और इनकी एक सुप्रसिद्ध रचना है विदेशिया, है ना। इनकी एक बहुत सुप्रसिद्ध रचना विदेशिया है और ये विदेशिया इनकी रचना है जिसमें एक विदेशिया नाम का लड़का रहता है और ये कमाने के लिए कलकत्ता चला जाता है और कलकत्ता में जाने पर ये किसी अन्य मोहमाया में लग जाता है, जबकि इसकी जो औरत रहती है गांव में ही निवास करती है ना। तो इसी आधार पर कुछ फिल्में भी जो है कि बनाए गए हैं इसी नाटक के आधार पर ही। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। भोजपुरी फिल्मों के प्रमुख कलाकार हैं, है ना, कौन कौन से हैं? निरहुआ हैं, खेसारी लाल हैं, पवन सिंह हैं। तो उपयुक्त सभी हो गए, ठीक है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। जायसी की रचनाएं हैं ठेठ अवधी में, बुंदेलखंडी में, कन्नौजी में, छत्तीसगढ़ी में। तो जायसी की जो रचनाएं हैं वो ठेठ अवधी में की गई है। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई है ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। तो जो भाषा की जो लघुत्तम इकाई है वो कौन सी इकाई है? तो भाषा की लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि, है ना। क्या कहलाती है? ध्वनि के नाम से जानी जाती है। भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि कहते हैं इसे। अब आगे हम लोग चलते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि है? निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि है अ, आ, ह, च, क, ख, म, न। अब देखिए इनमें से कंठ ध्वनि की बात कर रहा है तो इसमें देखिए अ और आ भी कंठ ध्वनि है, क और ख भी कंठ है, इसमें ह भी कंठ है, ठीक है ना, इसमें ह भी कंठ है। तो इसी आधार पर देखिए एक सूत्र भी है, हालांकि इस पर लिखा जाए तो मैं लिख दूंगा, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, यानी कि अ, कुवर्ग, ह और विसर्ग ये सभी कंठ से उच्चरित होते हैं। तो कंठ ध्वनि है ये पूछा है। तो इसमें देखिए जबकि या तो ये सवाल गलत हो गया है, यहाँ होना चाहिए निम्न कौन सा कंठ ध्वनि नहीं है, ये होना चाहिए था, या ऑप्शन इसमें से गलत है। तो इसको आप एक अपवाद के स्वरूप मान के चलिए, है ना, इसको आप एक अपवाद के रूप में मान के चलिए, है ना, कि कौन सा इसमें सही है कौन सा नहीं है। तो यदि भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें अ और आ, क और ख ये दोनों कंठ हैं, है ना। अब इसमें जिसको भी मान लिया जाए, नहीं तो हो सकता है ये क्वेश्चन को ही हटा दिया जाएगा। अब फिर भी और इसमें अब जवाब देना बहुत मुश्किल है कि किसको कहा जाए किसको न कहा जाए। आगे अब हम लोग चलते हैं। 22 नंबर, बिना अवरोध उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं? घोष, स्पर्श, व्यंजन या स्वर। तो बिना अवरोध उच्चरित होने वाले वर्ण को हम स्वर कहते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। 23 नंबर सवाल अब हम लोग देखते हैं। वाक्य विज्ञान का संबंध है वाक्य रचना से, वाक्य के तत्वों से, वाक्य गठन विश्लेषण से, उपयुक्त सभी से। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये पेपर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान का मतलब बहुत ही आसान है और इसमें सभी लोग 65 प्लस कर सकते हैं। अब आगे आइए देखते हैं हम लोग
इनमें से सही है। भाषा में संपर्क स्थापित करने की क्षमता है, भाषा अनिवार्य, भाषा अनुकृत है, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों सही है आपका, है ना। तो ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है विपर्यय का अर्थ है उल्टा विशेषण, उपयुक्त उदाहरण। तो विपर्यय का इसमें जो अर्थ होगा वो उल्टा होगा, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं अब हम लोग 26 नंबर। भाषा विज्ञान की वर्णनात्मक पद्धति से तात्पर्य है किसी एक काल की संरचनात्मक विशेषता का अध्ययन, वर्णन करना, व्याख्या करना या विस्तार से बताना। तो भाषा विज्ञान की वर्णनात्मक पद्धति का तात्पर्य किसी एक काल की संरचनात्मक विशेषता का अध्ययन से। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा। 27 नंबर का सवाल है अवधि के प्रथम कवि हैं जायसी है, मुल्ला दाऊद है, कुतुबुन है और मंझन है। तो ये जो अवधि के प्रथम कवि हैं वो मुल्ला दाऊद हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुल्ला दाऊद। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1798 में, 1799 में, 1797 में या 1800 में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई थी और इस समय लॉर्ड वेलेस्ली जो है कि गवर्नर के रूप में थे। और इसकी स्थापना यदि डेट सही देखा जाए तो 10 जुलाई 1800 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की। आगे अब हम लोग चलते हैं 29 नंबर का सवाल देखते हैं। पुष्य दंत हैं बौद्ध कवि, संस्कृत कवि, जैन कवि, अवधी कवि। तो इसमें जो पुष्य दंत है यह एक जैन कवि है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जैन कवि। अगला सवाल है पौम चरियू के रचनाकार हैं स्वयंभू, विद्यापति, जायसी और एक ठो और क्या है, हाँ यहाँ रहा मुल्ला दाऊद। तो पौम चरियू के रचनाकार कौन है? तो ये स्वयंभू है। तो राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। साअर शब्द है अवहट भाषा का, खड़ी बोली का, संस्कृत का या पाली का। तो जो साअर शब्द है ये आपका अवहट भाषा का है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अवहट। अब आगे हम लोग चलते हैं। राजस्थानी साहित्य के रचनाकार हैं मीरा, चंद्रबरदाई, दादू, उपयुक्त सभी। तो ये देखिए सभी क्या हैं? राजस्थानी एक साहित्यकार हैं। तो इसका राइट आंसर चौथा वाला हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग 33 नंबर। बिहारी हिंदी के अंतर्गत हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली या सभी। तो इनमें से सभी जो है कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। आपका भोजपुरी भी है, मगही भी है और मैथिली भी है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 34 नंबर का सवाल है सूरदास की रचनाएँ हैं ब्रजभाषा में, अवधी में, हिंदी में या भोजपुरी में। तो सूरदास की रचनाएं किस में है? ब्रजभाषा में। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही इसका। अब आगे चलते हैं 35 नंबर का सवाल। अवध प्रांत में व्यवहृत है अवधी, पहाड़ी, राजस्थानी या ब्रज। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका अवधी हो जाएगा, है ना। तो ये अवधी राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे कजरी प्रसिद्ध है मिर्ज़ापुर की, पीलीभीत की, नागपुर की, अहमदाबाद की। तो मिर्ज़ापुर में कजरी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा आपका मिर्ज़ापुर, राइट ऑप्शन नंबर 1। 37 नंबर का सवाल देखते हैं अब हम लोग। इनमें से भारोपी परिवार की विशेषताएं हैं, इनमें से भारोपी परिवार की विशेषताएं हैं श्लिष्ट योग्यात्मक भाषा, समास बनाने की प्रवृत्ति, वाक्य निर्मित पदों से, उपयुक्त सभी से। तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। अब आगे हम लोग देखते हैं सही छांटिए। अंधकार अंधेरा, जीवा जीव। अंधकार को अंधेरा भी कहते हैं, जीवा को जीव भी कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, 1 और 2 दोनों सही है। इनमें से संकर शब्द छाटिए हिनहिनाना, फैशन परस्त, मजिस्ट्रेट या शादी। तो अब इनमें से देखिए जो आपका हिनहिनाना है ये तो देशज शब्द है। क्या है ये आपका देशज शब्द है हिनहिनाना। फैशन परस्त ही आपका संकर है, फैशन परस्त क्या है? संकर है। अब मजिस्ट्रेट जो है ये तो आपका अंग्रेजी है। क्या है ये? अंग्रेजी है। और जो आपका शादी है ये शादी आपका फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। और यह स्त्रीलिंग है। क्या है ये? स्त्रीलिंग है। शादी कौन सा शादी में पूछा जाए शादी शब्द में कौन सा लिंग है तो स्त्रीलिंग है। जबकि शादी का समानार्थी या पर्याय कह सकते हैं विवाह भी होता है। तो विवाह एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 40 नंबर का सवाल अब हम लोग देखते हैं। उड़द शब्द आया है द्रविड़ भाषाओं से, आर्य भाषाओं से, इनमें से कोई नहीं, 1 और 2 दोनों। तो देखिए अब इन दोनों भाषाओं से तो उड़द आएगा नहीं, तो इसको हटा ही दीजिए आप, ये भी हट गया। अब यहीं दोनों में से किसी एक का चयन कर लीजिए। तो उड़द शब्द कहाँ से आया? ये द्रविड़ भाषा से आया हुआ है। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। ओष्ठ ध्वनि है क, प, च और ट। तो ये जो आपका जो ओष्ठ ध्वनि है ये प, बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
उपु पद्मानियानाम ओष्ठव, है ना। तो उ और प वर्ग ये सभी होंठ से उच्चरित होने वाले क्या हैं, वर्ण हैं। आगे चलते हैं। प्राणत्व के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो प्राणत्व के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। एक को हम सघोष कहते हैं और एक को अघोष कहते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए अघोष ध्वनि आ गया, तो इनमें से पूछ रहा है कौन अघोष ध्वनियाँ हैं। तो अघोष ध्वनि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो है कि वर्ण अघोष कहलाता है। अब बचे 3, 4 और 5, ये सघोष होते हैं। क्या होते हैं, ये सघोष होते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे दिया है क और ख, ये पहला दूसरा है, च छ भी पहला दूसरा, प फ भी पहला दूसरा, तो ये उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। स्पर्श ध्वनि से तात्पर्य है स्फोट ध्वनि का, हवा उन्मोचन में अवरुद्ध होती है, वक्त सप्त में स्पर्श ध्वनि है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, है ना। ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब आगे हम लोग चलते हैं 45 नंबर का सवाल देखते हैं। हिंदी के स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं च छ ज झ, क ख ग घ, ट ठ ड ढ, प फ ब भ। तो च छ ज और झ ये क्या है, हिंदी के स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं। ए है, अग्र है, दृढ़ है, अर्ध समृद्ध है, उपयुक्त सभी। तो जो ए है ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, अग्र भी है, दृढ़ भी है, अर्ध समृद्ध भी है। अब आगे हम लोग चलते हैं। अर्ध स्वर हैं, आधे स्वर य व अ आ, इनमें से कोई नहीं। तो य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ट वर्ग की ध्वनियाँ हैं, तो ट ठ ड ढ अड़, फिर उसके बाद है ट ठ ड, फिर उसके बाद ड ढ़, फिर ट ठ ड ड़। तो ट ठ ड ढ अड़ ये जो है कि पाँचों इसमें जो है कि आते हैं। तो ट वर्ग की ये ध्वनियाँ है ट ठ ड ढ अड़। अब उसके बाद है 49 नंबर का सवाल। सही मिलान चिन्हित कीजिए। त दंत ध्वनि, थ वत्सर्य ध्वनि, द कठोर तालव्य, द दंत्योष्ठ। तो सही मिलान जो त है ये दंत से उच्चरित होने वाला है, तो इसका राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे है अमरुद का अर्मुद उदाहरण है ध्वनि आगम का, ध्वनि लोप का, ध्वनि विपर्यय का या विषमीकरण का। तो इनमें से जो आपका अमरुद का अर्मुद है यह ध्वनि आगम का उदाहरण होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ध्वनि आगम में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 51 नंबर। भाषा की सबसे बड़ी इकाई है, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई को हम क्या कहते हैं, वाक्य के नाम से जाना जाता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे हम लोग चलते हैं 52 नंबर। इनमें से हिंदी कहाँ बिल्कुल नहीं बोली जाती है ना, बिल्कुल नहीं बोली जाती। तो देखिए सूरीनाम में बोली जाती है, मॉरिशस में बोली जाती है, फिजी में बोली जाती है। तो देखा जाए तो सूरीनाम में लगभग 23% लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है, मॉरिशस में लगभग 52% लोगों के द्वारा बोली जाती है और फिजी में लगभग 38% लोगों के द्वारा बोली जाती है। लेकिन ये जो रूस में यहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, तो यही पूछा कि इनमें से हिंदी कहाँ बिल्कुल नहीं बोली जाती है, तो रूस में नहीं बोली जाती है। अब आइए देखते हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 1 मई, 2 अक्टूबर, 14 सितंबर, 23 मार्च। तो इसमें से जो 14 सितंबर है ना, जो आपका 14 सितंबर है, 14 सितंबर के दिन ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं संविधान ने भारत की राजभाषा किसे घोषित किया है, अंग्रेजी को, उर्दू को, खड़ी बोली को या हिंदी को। तो हिंदी को संविधान ने राजभाषा घोषित किया है। आगे है 55 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं भाषा क्या है, भाव अभिव्यक्ति का एक साधन, विचार विनिमय का साधन, 1 और 2 इनमें से कोई नहीं। तो ये भी है, ये भी है, तो राइट ऑप्शन आपका 3 नंबर का हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग भाषा के मुख्यतः कितने अंग हैं, 2, 3, 4 और 5। तो भाषा के मुख्य रूप से आपके ये 4 अंग हैं, इनमें ध्वनि है, शब्द है, वाक्य है और अर्थ है। अब आगे हम लोग चलते हैं 57 नंबर। प्रोक्ति है वाक्यों का सुगठित स्वरूप, भाषा संप्रेषण का मध्यम, भाषा अभिव्यक्ति की पूर्ण इकाई,
उपयुक्त सभी। तो ये जो आपका प्रोक्ति है ये वाक्यों का सुगठित स्वरूप भी होता है, भाषा संप्रेषण का एक माध्यम भी होता है, भाषा अभिव्यक्ति की पूर्ण इकाई भी होता है। तो इस आधार पर आपका चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्यापति की रचनाओं में प्रयुक्त भाषा मैथिली, भोजपुरी, हिंदी या संस्कृत। तो विद्यापति की रचनाओं में जो प्रयुक्त भाषा है इन चारों में आपका मैथिली बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। 59 नंबर है, ध्वन्यात्मक शब्द है, टिपटिपाना, पटपटाना, खटखटाना। तो ये भी है ध्वन्यात्मक, ये भी है, ये भी है। तो इस आधार पर आपका उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भोजपुरी का शेक्सपियर जो है कि भिखारी ठाकुर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जितनी भी रचनाएं की सब भोजपुरी में ही की। अब आगे चलते हैं हम लोग, 61 नंबर सवाल, चाकू, चम्मच और कैंची है ना, किस भाषा से आए शब्द हैं? तुर्की, अरबी, पुर्तगाली या फारसी। तो चाकू, चम्मच और कैंची ये सभी पुर्तगाली भाषा से आए हुए शब्द हैं। राइट ऑप्शन नंबर 3। अयोध्या में बोली जाती है, तो अयोध्या में कौन सी बोली जाती है? अवधी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत। तो इसमें से अवधी बोली अयोध्या में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, अवधी हैं, बघेली हैं, छत्तीसगढ़ी हैं, उपयुक्त सभी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं हम लोग 64 नंबर, मोटर गाड़ी शब्द है अंग्रेजी देशज, अंग्रेजी उर्दू, हिंदी भोजपुरी या अंग्रेजी संस्कृत। तो मोटर अंग्रेजी है और गाड़ी देशज है, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, मोटर गाड़ी अंग्रेजी और देशज है। अगला है लाल फीता शाही है, यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, देशज शब्द है। तो जो लाल फीता शाही है यह एक यौगिक शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और 66 नंबर का राजभाषा अधिनियम में संशोधन हुआ था 1964 में, 1965 में, 1966 में, 1967 में। तो राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। तो राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं अब हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? हिंदी के लिए, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा के लिए, खड़ी बोली के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी हिंदी के लिए होता है, और ये हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा के लिए है, खड़ी बोली के लिए भी है। तो उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे 68 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भाषा का आदर्श रूप कहा जाता है मानक भाषा, परिनिष्ठित भाषा, 1 और 2 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाषा का जो आदर्श रूप है वो मानक भाषा और परिनिष्ठित भाषा दोनों है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। अब 69 नंबर है, गोवा राज्य में बोली जाती है कोंकणी, मगधी, मलयालम, तमिल। तो ये जो गोवा है ये भारत के पश्चिम में, पश्चिमी घाट की तरफ स्थित एक छोटा सा राज्य है, और यह कोंकण तट पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर कोंकणी बोली जाएगी। आगे 70 नंबर, निम्नलिखित में से देवनागरी अंक है 1 2 3 4 5, फिर हिंदी में दिया है 1 2 3 4 5, फिर रोमन अंक में 1 2 3 4 5 दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी वाला 1 2 3 4 5, राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब उसके बाद इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो कन्नौजी, हरियाणवी, मगही और ब्रज। तो इन चारों में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है ना? तो देखिए अब इसमें पश्चिमी हिंदी की बात कर रहा है, तो ये आपका जो मगही है ये पूर्वी हिंदी की है। तो ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 नंबर। अब आगे हम लोग चलते हैं, लिपि का अर्थ है लिखना, लिखने की कला, लेखनी, ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। तो ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे है, और हाँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और जो लोग चैनल पहली बार आ रहे हैं वो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। खड़ी बोली से तात्पर्य है, 1 मिनट 73 नंबर है, हाँ, खड़ी बोली से तात्पर्य है दिल्ली से उत्तर पूर्व बोली जाने वाली कौरवी, मानक हिंदी या उपयुक्त सभी। तो ये आपका जो उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। रिक्शा शब्द है जापानी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो ये जो रिक्शा शब्द है ये एक जापानी शब्द है, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और डॉक्टर शब्द की आध्वनि हिंदी में किस भाषा की देन है? तो डॉक्टर शब्द की आध्वनि में जो
डॉक्टर शब्द की आ ध्वनि हिंदी में किस भाषा की देन है? फ्रेंच, डच, पुर्तगाली या अंग्रेजी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पुर्तगाली। ये बिल्कुल सही है। तो आज हम लोगों ने ये BA 6 सेमेस्टर हिंदी के MCQ प्रश्नों को हल किया। अब देखिए इसके आगे अन्य विषय का भी जो है कि सॉल्व पेपर यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। और BA 2nd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर तीनों ईयर का जो है कि या तीनों सेमेस्टर का जो है कि हिंदी का प्रश्न पत्र जो है कि सॉल्व करके यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है। आप सभी लोग जो है कि अपना आंसर मिलान कर लीजिए और एक दूसरे को जो है कि आप लोग साझा वीडियो को ज़रूर कर लीजिएगा।